मैं कुंदन कुमार आपको 12th क्लास की BSCV की जो अंग्रेजी की बुक है उसकी आज मैं दूसरी कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की चर्चा करूंगा, जो कि ये वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखित एक रचना है। खास करके आप जान लें कि वाल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकन पोएट थे और अमेरिकन पोएट के बारे में भली भांति आप ये भी जान लें कि जब भी कोई भी अमेरिकन पोएट अपनी रचना किए, सारे अमेरिकन पोएट्स मात्र दो ही के बारे में लिखा करते थे, या नहीं तो खुद के बारे में और या नहीं तो राष्ट्र के बारे में लिखा करते थे। और आज ये जो वाल्ट व्हिटमैन है वे भी कौन से पोएट थे? अमेरिकन पोएट थे। खास करके सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में इन्होंने किसकी चर्चा करा है? तो ये द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा एक सुंदर रचित कविता है, जिसमें कवि ने अपने बारे में और उन लोगों के बारे में कहा है जो हमेशा उन बातों को मान लेते हैं जो सही होता है। वह भटकते रहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों से दुख होता है जो दूसरों को कष्ट देते हैं, और वो दूसरे को कष्ट देना उसी प्रकार से समझते हैं जैसे कि एक कांटा किसी चमड़े में घुमाने से जितना कष्ट होता है उतने ही कष्ट एक दूसरे को कष्ट पहुंचाने में होता है। वे कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं एक दूसरे के बाद आए हैं, और वे कहते हैं कि जीवन भगवान की अनुपम देन है, इसे खुशीपूर्वक जीना चाहिए। हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम स्वयं खुश भी रहें और दूसरे को भी खुश करने की कोशिश करें। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में इन्होंने इसी बातों की चर्चा करी है। अभी मैं आपको इनके बारे में जो टेक्स्ट दिया गया है उसके बारे में चर्चा करूंगा, और ख़ास करके इससे पहले कि आप ये जान लें कि उनका जन्म 31 मई 1819 को हो गया था। और ख़ास करके बात करूं कहाँ, तो इन द विलेज ऑफ वेस्टफील्ड्स ऑन लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क, यूएस में। उनकी डेथ की बात करें तो 26 मार्च 1892 को उनका डेथ हो गया था। और कहाँ, तो एट द एज ऑफ 72 ईयर्स की अवधि में इनकी डेथ हो गई थी। उनके पापा का नाम वाल्टर व्हिटमैन, जो कि सीनियर में लगा हुआ और जो कि इंग्लिश मैन थे। और उनकी माँ का नाम करूं तो माँ का नाम लुइजा वैन वेल्सर व्हिटमैन, जो कि डच थी। उनकी अगर बात करूं वाल्ट व्हिटमैन की फुल नाम की अगर मैं बात करूं कि उनका फुल नेम क्या था, तो वाल्टर व्हिटमैन इनका फुल नाम था, और उनके निक नेम वाल्ट व्हिटमैन से उनको बुलाया जाता था। और ख़ास करके ये सेकेंड ऑफ 9 चिल्ड्रेन थे, 9 बच्चों में इनका दूसरा स्थान था। और इनके पापा का डेथ 11 जुलाई 1855 में हो गया। इनका लव अफेयर भी एन गिल्सरिस्ट के साथ चला, लेकिन इन्होंने शादी नहीं करी, रिमेन बैचलर, पूरे ज़िंदगी भर ये कुमारे रह गए। और ये 19th सेंचुरी के अच्छे खासे पोएट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट के रूपों में जाने जाने वाले व्यक्तियों में से एक थे। इनके बारे में आप पहले से भी जानते हैं कि इन्हें किस किस नामों से इन्हें जानते हैं। तो आप इन्हें ही इज़ कॉल्ड पीपल्स पोएट, मोस्ट कंट्रोवर्शियल रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका के रूप से में इनको जाना जाता है। और ख़ास करके इनको फादर ऑफ फ्री वर्स के नाम से भी व्हिटमैन को जाना जाता है। ठीक है, खास करके इन्हें द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी अर्थात द पोएट ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से भी इनको जाना जाता है। और जब मैं इसके जैसे टेक्स्ट पे आता हूँ कि वाल्ट व्हिटमैन 1819 to 1892, the people's poet is perhaps the most individualistic literary figure that America has ever produced. वाल्ट व्हिटमैन जो व्यक्ति हैं वो लोगों के कवि, क्योंकि शायद इस प्रकार के व्यक्तिपरक, जो इससे अच्छा व्यक्तिपरक लिटरेरी फिगर में जो अमेरिका में आज से पहले कभी नहीं हुआ। ही बिगैन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। वह अपने 12वें बर्थडे से पहले वो किसका काम कर रहे थे, तो कारपेंटर का काम करना शुरू कर दिया। He also worked as a printer, teacher and editor and was volunteer nurse during the Civil War. Whitman poetry, all of which is collected in Leaves of Grass, is known for its free rhythms and lack of rhyme. खास करके मैं बातें करूँ तो वो उन्होंने किस रूपों में काम किया, तो इस प्रिंटर के रूपों में भी, टीचर के रूपों में भी, एडिटर के रूपों में भी, एंड वॉज वॉलंटियर और लोगों की सहायता करना, नर्सिंग करने वाला काम। उस समय जिस समय सिविल वॉर हुआ था उस समय इसका भी उन्होंने काम किया। व्हिटमैन्स पोएट्री, ऑल ऑफ विच इज़ कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास। खास करके व्हिटमैन्स पोएट्री की, इस व्हिटमैन की जो पोएट्री है सारे के सारे फॉर्म किसके रूपों में कलेक्ट कर दिया जाता है, तो लीव्स ऑफ ग्रास में, जो कि एक प्रकार की बुक है।
इज़ नोन फॉर इट्स फ्री रिदम्स एंड लैक ऑफ राइम, जो कि खास करके ये इनकी जो रचना जो है पूरा कलेक्शन इसमें है वो फ्री रिदम्स है, उसमें कहीं से कोई ना कोई रिदम है और ना कोई राइम परफेक्ट रूपों से काम करता है। क्योंकि अभी जस्ट ही कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया कि ये क्या है, तो इनको फादर ऑफ फ्री वर्ड्स के नाम से भी इनको जानते हैं खास करके। और व्हिटमैन फर्स्ट पब्लिश इट एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855, खास करके व्हिटमैन इसको पहली बार अपने ही एक्सपेंस पर 1855 में इसको पब्लिश कराया। हाउएवर द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम्स एंड द जॉयफुल डेडिकेशंस टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल वर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट, फिर भी इनकी जो पोएम्स की जो फ्री फॉर्म था, जो जॉयफुल डेडिकेशंस खास करके लोगों के बीच की इनकी जो महत्वपूर्णता थी वो वर नॉट वेल रिसीव्ड, अच्छे तरीक़ों से नहीं मिल पाया पहली बार, लेकिन एट फर्स्ट पहली बार। लेकिन सही बात तो ये है, इनफैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट व्हिटमैन हिज जॉब एज इट वॉज टेकन टू बी ऑब्सीन। खास बात तो ये है कि पोएम्स के जो उनका कलेक्शन जो कि व्हिटमैन को अपने जॉब का कीमत भी लगाता है, और एज इट वॉज टेकन टू बी ऑब्सीन, और इसे ऐसा माना जाता है कि शायद इनको ये ऑब्सीन बोले तो अश्लीलता के रूप में से लिया गया। इन 1881 आफ्टर मेनी एडिशंस लिव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। ट्रांसलेशंस ऑफ हिज कलेक्शंस वर enthusiastically रिसीव्ड इन यूरोप। खास करके जब इसमें आप देखेंगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा कि 1881 में बहुत सारे एडिशन छपने के बाद लिव्स ऑफ ग्रास का फाइनली ऐसा पाया गया कि पब्लिशर इसको प्रिंट करने की अपनी इच्छा जाहिर की, वो भी बगैर अनसेंसर्ड, मतलब होता है अपरीक्षित, बगैर कोई परीक्षा लिया हुआ, बगैर कोई टेस्ट किया हुआ, बगैर कोई परिवर्तन का। ट्रांसलेशंस ऑफ दिस कलेक्शन वर enthusiastically रिसीव्ड इन यूरोप। यह कलेक्शन की जो ट्रांसलेशंस बहुत सारे उत्साहपूर्वक यूरोप में रिसीव भी किया गया। बट व्हिटमैन रिमेन्ड रिलेटिवली अनअप्रिशिएटेड इन अमेरिका, लेकिन व्हिटमैन अभी भी खास करके अमेरिका में अनअप्रिशिएटेड रहे, उनकी कोई प्रशंसा नहीं किया गया। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ दैट ही कुड विन एप्रिसिएशन इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। खास करके यह उनकी अप्रिसिएशन उन्हें तब मिली जब वो उनकी डेथ हो गई थी। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ ही कुड विन अप्रिसिएशन, वो अपने आप के अमेरिका में अपने आप के अप्रिसिएशन को जीत सकते थे फॉर हिज ओरिजिनल, अपने ओरिजिनलिटी की वजह से, इनोवेटिव एक्सप्रेशन की वजह से। इनोवेटिव का मतलब होता है न परिवर्तनशील, एक्सप्रेशन की वजह से खास करके कहाँ, तो अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म में, अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म की जो इनोवेटिव एक्सप्रेशन थी उससे में वो अपनी जगह बना सकते थे। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लिव्स ऑफ ग्रास 1855 एंड ड्रम टैप्स 1866। खास करके उनका जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है जिसमें लिव्स ऑफ ग्रास, जिन्होंने लिव्स ऑफ ग्रास का पब्लिश उन्होंने 1855 में हुआ, और ड्रम टैप्स जो कि 1866 में इनका ये किया गया था। और इनकी लिखित कुछ और रचना है जैसे डेमोक्रेटिक विस्टास, पैसेज टू इंडिया एंड रिसाइटेड, ये सारे के सारे फॉर्म्स के रूप में इस्तेमाल किया गया। और अब पहले वाले वीडियो में आप ये भी सुने थे कि इनको 1871 में इनको मरा होने का घोषणा कर दिया गया था कि, और उसी समय उसके बाद उन्होंने लिव्स ऑफ ग्रास की चर्चा उस समय उन्होंने करा था जिस साल उनको 1871 में, जैसे 1855 में उन्होंने इसके बारे में, उसके मरने के बाद उन्होंने फिर इसकी बात उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, लिव्स ऑफ ग्रास जिसके बारे में आप जानते भी हैं कि 1855 में उन्होंने इसकी रचना करी और उसी समय इसको पब्लिश भी करवाया। ड्रम टैप जो कि 1865 में उन्होंने इसकी रचना कराई थी। और ख़ास करके इनके बारे में तो आप जानते हैं कि हिज फर्स्ट न्यूज़पेपर वर्कड फॉर द लॉन्ग आइलैंड पोर्ट्रेट, इसमें उन्होंने पहली बार काम किया था। और एक स्कूल टीचर के रूप में भी इन्होंने काम किया, कब, तो 1836 में। और 1841 में एक टाइप सेलर के रूप में और फ्रीलांस राइटर के रूप में भी काम किया था। फ्रीलांस का मतलब होता है स्वतंत्र रूपों से काम करने वाला राइटर। उनकी पहली पोएम जो कि 1850 में इन्होंने पहली पोएम इन्होंने जो पब्लिश कराई वो थी ब्लड मनी, फ्री वर्ड्स के रूप में उनका पहला पोएम
बनकर आया था। और उन्हें खास करके ही वॉज द पोएट ऑफ अमेरिकन ऑप्टिमिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म के नाम से उनको जानते हैं, जो खास करके उनको अमेरिकन ऑप्टिमिज्म बोले तो अमेरिका की आशावादी, और प्रैग्मेटिज्म का मतलब तो यथार्थवादी पोएट के रूप से उनको जाने लगा। ठीक है। और लीव्स ऑफ ग्रास के बारे में तो बार बार जो इसकी चर्चा आती है। लीव्स ऑफ ग्रास क्या है? तो लीव्स ऑफ ग्रास एक अपने आप में एक बहुत ही लंबी पोएम के रूप में उनकी एक रचना है, जो खास करके किस पर आधारित है? तो एक बुक है जो कि वो डेमोक्रेसी पर आधारित है। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है, ये भी एक अपने आप में बहुत ही लॉन्ग पोएम है, लेकिन इसमें देखा जाए तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में 52 सेक्शंस है, 52 सेक्शंस है। लेकिन ये जो सेक्शन जिसके बारे में हम लोग अपने आज पढ़ने चलते हैं वो क्या है? तो एक इनका पहला सेक्शन है जो कि आपके इस सिलेबस में एक फर्स्ट सेक्शन, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने जिसकी इसमें चर्चा करी है। ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें कि ताकि और सारे बच्चे भी इसे सुनकर, देखकर इसे पढ़ सके, समझ सके। थैंक्स अ लॉट।